पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम मैंने सबके सामने एक पत्थर निगलना किया। जिस औरत ने मुझसे दिल से प्यार किया, मैंने उसे भी एक बैम्बू वाइपर निगलने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 1 मिनट से भी कम समय में दुनिया का हर जीव म्यूटेट होने वाला था। सभी इंसानों को वही सुपरनैचुरल टैलेंट मिलने वाला था जो उस खाने से जुड़ा होगा जो उन्होंने उससे पहले खाया था। अपनी पिछली जिंदगी में म्यूटेशन आने से पहले मैंने लैम्प बंस खाए थे, इसलिए मेरा टैलेंट लॉन्ग हेयर निकला। शुरुआत में उस खतरनाक क्लाइमेट में मेंटल एनर्जी से शीप वूल बनाना थोड़ा काम का था, लेकिन जैसे जैसे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स और ताकतवर होते गए, मैं सच में बस एक ऐसे लैम्बी की तरह रह गया था जो स्लॉटर होने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इस बार क्योंकि मैं रीबॉर्न होकर वापस आया हूँ, मैंने पहले से ही सारी ज़रूरी तैयारी कर ली है। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने एक विशाल मॉन्स्टर देखा था जिसके शरीर पर हड्डियों जैसी प्लेटें थीं, लेकिन असल में वह शहर के दक्षिण वाले एंटीक शॉप के मालिक के पाले हुए एक स्ट्रे डॉग का म्यूटेटेड रूप था। जिज्ञासा में मैंने उस मालिक से पूछा, तब पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस स्ट्रे डॉग ने उसे बचाते समय गलती से पहला काम मैंने यही किया कि शहर के साउथ साइड वाले एंटीक शॉप पहुंचा। सब चीज़ें इकट्ठा करने के बाद मैंने उसी दुकान से वह जेड पीस खरीद लिया। और जहां तक स्याबान रो को उसके पेट बैम्बू वाइपर को निगलने पर मजबूर करने की बात है, उसका कारण यह है कि मेरी डेस्कमेट स्याबान रो सच में मुझसे प्यार करती है। पिछली जिंदगी में एपोक्लिप्स आ जाने के बाद भी स्याबान रो ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। साफ था कि उसने आइस एंड स्नो टैलेंट अवेकन कर लिया था, जो इतना स्ट्रांग था कि वह म्यूटेशन के बाद की उस भयानक दुनिया में खुद को बचाकर अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती थी। फिर भी वह मेरे साथ ही रही और मेरे जैसे एक मामूली टैलेंट वाले नोबडी को प्रोटेक्ट करती रही। और आखिर में मेरे बोझ की वजह से हम दोनों ने बहुत बुरी मौत पाई। अब जब मैं रीबॉर्न होकर वापस आया हूँ तो जाहिर है मुझे उसकी मदद करनी ही थी ताकि वह इस बार और भी स्ट्रॉन्गर टैलेंट अवेकन कर सके। पिछली जिंदगी में शियाबन रो का यह बैम्बू वाइपर भी उन एग्जाम्पल्स में शामिल था जिनसे इंसानों ने यह समझा था कि किसी चीज़ को पूरा का पूरा निगलने से टैलेंट पाने का इफेक्ट सबसे अच्छा मिलता है। अगर मेरे पास अपना ड्रैगन वेन जेड ना होता जिसे इंसानी ताकत से काटा नहीं जा सकता, तो मैं भी शायद वहीं करता। और भले ही अभी वह सिर्फ लोअर ड्रैगन लेवल का हो, फिर भी वह सीबैन रो के पिछले जन्म वाले आइस एंड स्नो टैलेंट से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस वक्त जब मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था, जवान रो के चेहरे पर बहुत जटिल भाव थे। एक तरफ वह लड़का था जिससे वह कई सालों से प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उसका प्यारा पेट। उसके दिल के अंदर बहुत गहरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मेरे बार बार इंसिस्ट करने पर आखिर श्याबान रो ने अपना फैसला कर लिया। सॉरी श्याविन, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। श्याबान रो ने अपने स्नेक श्याविन को उठाया, उसका सिर दबोचा और पूरी क्लास के सामने उसे ऐसे खा लिया जैसे नूडल्स खा रही हो। उसने उसे धीरे धीरे अंदर जाने दिया और पूरा का पूरा निगल लिया। जब सबने देखा कि श्याबान रो भी मेरी तरफ पागलपन वाली हरकत कर रही है, तो पूरी क्लास इतनी शॉक में चली गई कि किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सब बस हक्का बक्का रह गए, जैसे उन्हें खुद यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वे क्या देख रहे हैं। फिर श्याबान रो भागकर वाटर डिस्पेंसर के पास गई। उसने घबराहट में कई कप्स पानी पिया और जब वह दीवार से टिककर लगातार उल्टी करने लगी, तब जाकर पूरी क्लास को जैसे होश आया। हे भगवान, श्याबान रो, तुम सीरियस हो? श्याबान रो, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने तुमसे खाने को कहा और तुमने सच में खा भी लिया। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मैं ऐसा अजीब सीन कैसे देख सकता हूँ? यहाँ तक कि टीचर भी अभी तक शॉक से बाहर नहीं आए थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के यंग लोग आखिर सोचते क्या हैं। चारों तरफ मचे इस हंगामे के बीच मैं पहले ही शियाबन रो के पास पहुंच चुका था। इस वक्त शियाबन रो का फेरी जैसी बेमिसाल खूबसूरत चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। जबरदस्त मेंटल पेन की वजह से उसके माथे पर पसीना चिपक गया था। बेहद घबराई हुई और बेचैन लग रही वह मुझे इस हालत में बहुत दयनीय भी लग रही थी। मैं खुद भी पेट के दर्द को सहते हुए पीला चेहरा लिए उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। मैंने कर दिया। श्याबान रो ने दर्द भरी कराह निकाली और अपना दूसरा हाथ मेरी कमर के चारों ओर कस लिया। मैंने श्याबान रो के फीके पड़ चुके चेहरे पर हल्का सा किस किया। वह बोल रही थी, लेकिन उसके मुंह के कोनों से लगातार खून बह रहा था। यह दृश्य इतना डरावना था कि टीचर घबरा गए और तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया। जहां तक गौ जूनो की बात है, वह वही लड़का था जो क्लास में हमेशा श्याबान रो के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता था। ये सब देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ फट गया हो। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि वह लगभग अंधा हो चुका था। लंबा, मजबूत और सालों की एक्सरसाइज से बना सख्त शरीर ली वह तुरंत पैर पटकता हुआ मेरी तरफ झपटा। चेंगी, तुझे मरना चाहिए। क्या तुझे नहीं पता कि वह तुझे पसंद करती है? फिर भी तूने उसे स्नेक खाने पर मजबूर किया। उसकी दहाड़ बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी और पूरी क्लास डर के मारे एकदम चुप हो गई। लेकिन मैंने गाँव जुनाव की तरफ देखा तक नहीं। मैं बस अपनी बाहों में लगातार कमजोर होती जा रही श्याबान रो को पकड़े रहा। फोन निकाला और उसकी स्क्रीन पर दुनिया को देखने लगा। गौ जूनाव भीड़ को धक्का देता हुआ मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा था। 3। श्याबान रो को पकड़े हुए मैंने धीरे से काउंटडाउन शुरू किया। गौ जूनो मेरे और करीब आता गया, लेकिन मेरा शरीर जरा भी नहीं हिला। 2।
मेरी आंखों के सामने उसकी लंबी परछाई अब लगभग मुझ तक पहुंचने ही वाली थी। बहुत से लोगों ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। 1 जैसे ही घड़ी में ठीक 10 बजे खिड़की के बाहर एक तेज रोशनी फूटी जिसमें भयानक लेवल की एनर्जी भरी हुई थी। वह चमक इतनी तेज थी कि लोगों के लिए आंखें खुली रखना तक मुश्किल हो गया। ये सब बस एक पल के लिए हुआ और फिर उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। मेरी तरफ झपट कर आ रहा गाँव जुनाओ अचानक जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा क्योंकि उस तेज रोशनी ने कुछ देर के लिए उसकी आंखें चौंधिया दी थीं। उस भयानक फ्लैश के कुछ ही सेकंड बाद एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म पूरे सोलर सिस्टम में फैल गया। उस पल सबने इंस्टिंक्टिवली खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आया। ज्यादातर लोग जल्दी ही नॉर्मल होने लगे और सोचने लगे कि शायद यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत फोन पर न्यूज चेक करनी चाहिए। तभी पता चला कि उनके फोन्स का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका था। गौजुनो भी फर्श से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में फिर से मेरी तरफ दौड़ा। आज मैं शियाबन रो का गुस्सा निकाल कर ही रहूंगा। उसके पूरे शरीर से किलिंग इंटेंट फूट रहा था। गाओ जुनाओ साल भर ट्रेनिंग करता था। वह 1.9 मीटर लंबा, भारी भरकम और बेहद ताकतवर आदमी था जिसके पूरे शरीर पर साफ साफ उभरी हुई मसल्स थीं। उस समय क्लास के सारे स्टूडेंट्स मन ही मन मेरे लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसका विशाल मुक्का मुझ पर पड़ने वाला था, अचानक सब कुछ बदल गया। जो आसमान अभी कुछ पल पहले तक उजला था वह कुछ ही सेकंड में दिन से रात में बदल गया। आसमान से ब्लड रेड लाइट की एक किरण नीचे उतरी। सोलर स्टॉर्म ने ऐसा हंगामा मचा दिया था कि पूरे आसमान का रंग ही बदल गया और उसी मोमेंट मेरी बाहों में पड़ी शियाबन रो ने दिल चीर देने वाली चीख मार दी। सबकी नजरें तुरंत शियाबन रो पर टिक गईं। सांप को निगलने के बाद उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था, लेकिन अब उसके साथ एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और उसकी पूरी अपीयरेंस बदल चुकी थी। उसके सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स उगाए जिन पर सिल्वर बिजली जैसी आर्क्स चमक रही थीं। उसके खूबसूरत गालों के आसपास ब्लू वाइट स्केल्स दिखाई देने लगे। उसकी पीठ पर नुकीला स्केल आर्मर जैसा ढांचा बन गया था और उसके चारों ओर एक छोटी ब्लू स्मोक ड्रैगन लिपटी हुई थी। उसके शरीर पर स्केल आर्मर से बनी लंबी ब्लू वाइट ड्रेस थी जो ऊपर से नीचे तक हल्की ब्लू वाइट रोशनी छोड़ रही थी और उसकी स्लिम बॉडी को साफ उभार रही थी। उसके पीछे एक ब्लू वाइट ड्रैगन टेल धीरे धीरे हिल रही थी। वह किसी फैंटेसी ड्रामा की आइसी माउंटेन होली मेडन जैसी लग रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद शाबान रो के दिमाग में तुरंत बहुत सी बातें अपने आप आ गईं। उसी पल नाजुक शाबान रो को धुंधला सा समझ आ गया कि मैंने उसे पहले वह चीज़ निगलने पर क्यों मजबूर किया था। मैंने यह सब पूरी तरह उसके भले के लिए किया था। वह पहले से ही पूरी तरह मेरी हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वह किसी को भी मुझे प्रोवोक करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बस अपनी हथेली उठाकर गाओ जुनाओ का विशाल मुक्का आसानी से रोक लिया। सिर्फ उसका पंच रुक ही नहीं गया, बल्कि जैसे ही वह शियाबान रो की हथेली से टकराया, शियाबान रो के स्केल ट्रेजर आर्मर पर चढ़ी डिवाइन शील्ड की लेयर ने उसे जला दिया। अगले ही पल गाओ जुनाओ दर्द से चीख उठा। उसकी हथेली पहले ही बुरी तरह जल चुकी थी। दर्द सहते हुए वह घबराकर पानी ढूंढने लगा और अपनी दाईं हथेली पर बार बार पानी डालने लगा जिससे हल्का नीला धुआं उठ रहा था। इस बीच शियाबान रू के शरीर पर उभरी स्केल्स और हॉर्न्स धीरे धीरे फिर से उसकी स्किन के अंदर समाने लगे। उसके सिर पर निकले ड्रैगन हॉर्न्स भी जल्दी ही वापस सिकुड़ गए और वह फिर अपने पहले वाले रूप में लौट आई। उसके बाद उसने घबराहट और उम्मीद भरी नज़र से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था। फिर भी शियाबान रू साफ महसूस कर सकती थी कि जब भी वह मेरा सामना करती, उसकी सोल की गहराई से एक हल्का कंप उठने लगता था। उसके अंदर जो डर उठ रहा था वह किसी कमजोर जीव के जीन्स की सबसे गहराई से आने वाला वही डर था जो आसमान और धरती जैसी महान शक्ति के सामने खड़े होने पर महसूस होता है। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। जैसे मैंने पहले कहा था, मैंने पहले ही कुछ और निगल लिया था। शियाबान आर ये नहीं जानती थी कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन मेरे सामने उसके मन में जो बॉडी और सोल दोनों से सबमिट हो जाने की फीलिंग उठ रही थी, उसने उसके प्यार को और भी गहरा कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि मुझे म्यूटेशन के बारे में इतना सब कैसे मालूम है, लेकिन वह इतना ज़रूर जानती थी कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी जो करंट एबिलिटी थी वह भी मैंने ही उसे दिलाई थी। उसी वक्त खिड़की के बाहर से एक रेड स्टार जैसी लाइट अंदर आई। वह और ज़्यादा चमकने लगी और रात को ऐसे रोशन कर दिया जैसे लाल रंग का दिन निकल आया हो। लगभग उसी पल गाओ जुनाओ की चीख अचानक बंद हो गई। एक बहुत छोटे पॉज के बाद क्लासरूम फिर से दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। कई कंफ्यूज्ड लोग जो उस अजीब हेवनली लाइट से प्रभावित हुए थे घबराहट में चीखने लगे। एक पल में पूरा सीन बेकाबू क्योस में बदल गया। जैसे ही वह रेड स्टारलाइट गायब हुई, क्लासरूम के अंदर एक विशाल और घिनौना फिगर दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी हड्डियां उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकली हुई थीं। उसके नीचे 2 लोग दबे हुए थे जो खून में सने पड़े थे। बाकी जो लोग अभी तक घायल नहीं हुए थे वे डर के मारे फर्श पर बैठ गए। वे हॉरर में उन 2 बॉडीज को देख रहे थे जो लगातार फड़क रही थीं, जबकि वह विशाल, खूनी और डरावना क्रीचर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चबा रहा हो। भीड़ के बीच और भी कई भूत जैसे फिगर्स थे। कोई गोस्ट मंकी जितना पतला था, कोई वर्म की तरह मुड़ा तुड़ा था और कोई बूढ़े आदमी की तरह झुका हुआ। लेकिन सब में एक बात कॉमन थी,
उनकी स्किन जैसे थी ही नहीं, पूरा फ्लैश खुला पड़ा था। उनकी शक्लें इतनी भयानक और घिनौनी थीं कि वे सीधे नरक से निकले हुए डीमंस लग रहे थे। अब वे सभी क्लासरूम के नॉर्मल स्टूडेंट्स का पीछा कर रहे थे। उनके हाथों से शार्प क्लॉज निकले हुए थे और उनके मुंह पॉइंटेड फैंक्स से भरे थे। जिसे भी वे पकड़ लेते उसे वहीं फाड़ कर खा जाते, जैसे किसी खूनी फ्रेंजी में हो। जो क्लासरूम कुछ देर पहले तक बस थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त था, अब वह एक ऐसी हॉरिफिक मैसेकर की जगह बन चुका था जो बिल्कुल नरक जैसी लग रही थी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव जानिया ये सब देखकर सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और सिर्फ 2 फ्लैश ऑफ लाइट के बाद पूरी दुनिया इतनी बुरी तरह कैसे बदल गई। उसे यह नहीं पता था कि उन लाइट फ्लैशेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स में एक अजीब पावर छिपी थी। जब दोनों साथ आए तब म्यूटेशन ट्रिगर हुआ। सिर्फ वही लोग जिनका माइंड इतना स्ट्रांग था कि उस स्ट्रेंज पावर के इरोसिव इफेक्ट को सह सके, वे अपने शरीर में निगली हुई बाहरी चीज़ों के आधार पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसेंडेंट एबिलिटी अवेकन कर सके, यानी उन्हें अलग अलग डिवाइन वेपन्स मिले। साफ था कि गाओ जुनाओ का माइंड इतना स्ट्रांग नहीं था। अपनी कंफ्यूज्ड हालत में वह उस स्ट्रेंज पावर के इन्वेजन को रोक नहीं पाया। वह वायलेंट और एबनॉर्मल एनर्जी बहुत तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी स्किन के नीचे से ब्लड जैसी लहराती हुई थ्रेड्स निकलने लगीं, जो उसके फ्लैश पर लगातार खरोंचती और सिकुड़ती जा रही थीं। उसकी नॉर्मल स्किन काउंटलेस पतली ब्लड रेड स्ट्रैंड से ढक गई। वह अब बस अनियंत्रित खून का एक चलता फिरता ढेर बन चुका था। लेकिन सिर्फ 2-3 सेकंड्स में ही गो जुनो का बॉडी लगभग अपनी आधी ओरिजिनल साइज तक सिमट गया। उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ था। उसे पहचानना नामुमकिन हो गया था और वह फिर एक अजीब विकृत हालत में पहुंच गया। ऐसी पोस्ट्योर में जो किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं थी। उसका शरीर हिंसक तरीके से मरोड़ खाकर लगभग एक ट्विस्टेड ब्रेड जैसा बन गया। उसके पैरों से कुछ तेज पक्षी जैसे पंजे निकल आए। एक शिकारी पक्षी जैसी चीख के साथ जिसने लगभग सबके कान फाड़ दिए, गाओ जुनाओ मरोड़ खाता हुआ अपने सामने खड़ी लड़की पर झपटा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जैसे उसके पीछे आफ्टर इमेजेस बन रहे हों। एक ही पल में सिर्फ एक क्लॉ स्ट्राइक से उसने एक लड़की के शरीर को 2 हिस्सों में चीर दिया। थोड़ी दूर क्लास मॉनिटर जाना लड़खड़ाते हुए पीछे हट रही थी, जबकि वह इंसान जैसा बर्ड क्रीचर उस लाश के ऊपर खड़ा होकर डरावनी आवाज में चीख रहा था। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये डिमोनिक ब्लड क्रो था, लेकिन सवाल यह था कि गाओ जुनाओ के शरीर से ये म्यूटेटेड बीस्ट आखिर निकला कैसे। अपनी पिछली जिंदगी में म्यूटेशन वाले दिन मैं स्कूल गया ही नहीं था, क्योंकि मेरी एक्सक्यूज्ड एब्सेंस थी। इसलिए मेरे सामने जो ये स्कारलेट सीन था उससे मैं तब बच गया था। 2 बार रीबॉर्न हो चुका होने की वजह से मुझे नेचुरली पता था कि म्यूटेशन के बाद कई तरह के मॉन्स्टर्स सामने आए थे। गाओ जुनाओ से बदला ये बर्ड लाइक मॉन्स्टर जिसे डिमोनिक ब्लड क्रो कहते हैं सिर्फ फर्स्ट लेवल मॉन्स्टर है, लेकिन इसकी स्पीड बेहद खतरनाक होती है और इसके क्लॉज चाकू जैसे तेज होते हैं। म्यूटेशन के शुरुआती स्टेज में ये लगभग सबसे ज़्यादा फेरोशियस और डेडली मॉन्स्टर्स में गिने जाते हैं। भले ही शुरू के फेज में कुछ इंसान समहाउ बच जाए और अपनी इन्नेट एबिलिटीज़ अवेकन भी कर लें, फिर भी उन्हें उन पावर्स को समझने और यूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर उसी वक्त उनका सामना डिमोनिक ब्लड क्रो से हो जाए तो उसकी टेरिफाइंग स्पीड की वजह से हो सकता है कि वे अपनी एबिलिटी यूज़ करने का मौका भी न पाएं, और उससे पहले ही उन्हें ऐसा वार लगे जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा दे। जब तक किसी के पास टॉप टियर एबिलिटी न हो और वह बहुत कम समय में सिचुएशन समझकर अपनी पावर एक्टिवेट न कर सके, तब तक उसके बचने की चांस बहुत कम होती है। ऑर्डिनरी लोग अगर डिमोनिक ब्लड क्रो से टकरा जाएं तो ज़्यादातर उनका अंजाम सिर्फ टुकड़े टुकड़े होना ही होता है, और अभी की इस डार्क सिचुएशन में तो वह और भी खतरनाक था। चारों तरफ रोशनी लगभग ख़त्म हो चुकी थी, बस बहुत हल्की रेड स्टारलाइट बची थी। ऐसे अंधेरे माहौल में डिमोनिक ब्लड क्राउ के ऑल जैसे ट्रेट्स उसे और भी ज़्यादा डेडली बना रहे थे। पिछली ज़िंदगी में जब मेरी पावर पहली बार अवेकन हुई थी तब मुझे अपनी एबिलिटीज़ पर ठीक से कंट्रोल नहीं था। मेरे पड़ोसियों ने मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया था। अगर म्यूटेशन के तुरंत बाद शबान रो वापस ना आई होती और इतने पक्के इरादे से मेरे साथ न खड़ी होती तो शायद मैं बाहर ही मर गया होता। लेकिन सच तो यह था कि घर पर रुक जाने की वजह से ही मैं डेमनिक ब्लड क्राउ से बच गया था। तभी मुझे समझ आया कि पिछली ज़िंदगी में हमारी क्लास के लगभग कोई भी स्टूडेंट स्कूल से ज़िंदा बाहर क्यों नहीं निकल पाया था। ये सब सोचते हुए मैंने सावधानी से डिमोनिक ब्लड क्रो को देखा, फिर तुरंत अपनी इनेट सुपरनैचुरल पावर को अवेकन करने की कोशिश की। उसी समय मेरे टैलेंट की जानकारी सीधे मेरे दिमाग में उभर आई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। डिमोनिक ब्लड क्रो, तू मेरी ताकत टेस्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक कदम आगे बढ़ा। अचानक मेरे शरीर से गोल्डन लाइट फूट निकली।
मेरे चेहरे पर ब्लैक एंड गोल्ड फ्लाइंग फिश मास्क आ गया और सिर के पीछे गोल्डन टैसल्स आग की लपटों की तरह लहराने लगे। मेरे पूरे शरीर पर ड्रैगन स्केल्स जैसी शेप वाली ब्लैक एंड गोल्ड आर्मर प्लेट्स चढ़ गईं, जिससे मेरा पहले से लंबा शरीर और भी ज़्यादा दबदबे वाला लगने लगा। मेरी पीठ पर सायन पर्पल रंग के पतले आर्मर पैटर्न्स उभर आए जो बहुत जटिल दिख रहे थे। उस वक्त मैं किसी अनस्टॉपेबल वॉर गॉड जैसा लग रहा था। मैंने टाइजान आर्मर समन कर लिया था। साइड में खड़ी सियाबानू मुझे देखकर अनजाने में अपनी सांस रोक बैठी। उसकी आंखों में सीधी एडमिरेशन भरी हुई थी और जो मॉन्स्टर्स मेरे क्लासमेट्स से बने थे, जैसे उन्हें किसी बड़ी चीज़ ने उकसा दिया हो, सब के सब मेरी तरफ दांत निकालते हुए झपट पड़े। सबसे करीब वही जायंट फिश मॉन्स्टर था। उसका शरीर करीब 3 से 4 मीटर ऊंचा था। इस वक्त वह मुझे टाइजन आर्मर में घूर रहा था, जैसे बस हमला करने को तैयार हो। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसके अंदर बची हुई इंसानी यादों के कुछ टुकड़े जैसे जाग उठे। उसके भीतर छिपा डर फिर से हिल गया और वह घिनौना मुड़ा तोड़ा मॉन्स्टर गुस्से से दहाड़ता हुआ मेरी तरफ टूट पड़ा। मेरे पास खड़ी सियावानरू ये देखकर खुद भी टाइसन अवेकन करने वाली थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर साबान ने देखा कि मैं सीधे उस फिश मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही एक बड़ा और एक छोटा फिगर आपस में टकरा गए। एक हल्की इनविजिबल शॉक वेव बाहर की तरफ फूटी और उसी समय हमारी जबरदस्त ताकत से जमीन भी हिल गई, जिसमें दरारें पड़ गईं। हालांकि मैं टाइजान आर्मर पहने हुए था और मेरी हाइट लगभग 2 मीटर लग रही थी, फिर भी उस लगभग 4 मीटर ऊंचे जायंट फिश मॉन्स्टर के सामने मैं किसी बच्चे जैसा लग रहा था। साइज का फर्क इतना था कि मेरा शरीर टूटती हुई जमीन की तरफ थोड़ा झुक गया, जैसे स्ट्रेंथ में मैं उससे कम पड़ रहा हूँ। गाव जुनाव से बना ब्लड मून डेमोनिक बर्ड बहुत चालाक था। उसे लगा कि फिश मॉन्स्टर का पलड़ा भारी है, इसलिए उसने तेज चीख मारी और अचानक हमारी लड़ाई के बीच झपट पड़ा। उसी एग्जैक्ट मोमेंट मैंने तिरछा एक कदम पीछे लिया, साथ ही मेरे हाथ की डायरेक्शन भी पलट गई। जो मूवमेंट पहले पुश की थी वह पुल में बदल गई। मैंने उस लगभग 4 मीटर ऊंचे फिश मॉन्स्टर के विशाल शरीर को उठाया और पीछे की तरफ घुमाकर सीधे उस ब्लड मून डेमोनिक बर्ड पर दे मारा।